हे हेलो वेलकम बैक एवरीवन। सो दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि नेक्स्ट एप्लीकेशन की हम स्टार्ट करने वाले हैं आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में। ओके, जैसे कि आपको बताया कि गॉस लॉ के सारे एप्लीकेशन हमने ऑसम तरीके से देख लिए हैं। अब ये लास्ट का एप्लीकेशन हम देखने वाले हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स। अच्छा सर ठीक है, कंडक्टिंग में इट मे बी अ सॉलिड, इट मे बी अ होलो, नॉन कंडक्टिंग है तो ऑब्वियसली दैट इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चंस आने के पूरे चांस बने रहते हैं दोस्तों। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगर नहीं आती है तो ग्राफिकल प्रॉब्लम 100% पूछी जा सकती है। और आज के ही इस लेक्चर में एक और ऑसम सा कंसेप्ट में डिस्कस करने वाला हूँ, दैट इज द कैविटी प्रॉब्लम। जब हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग बॉडी होती है और उसके अंदर से कोई पर्टिकुलर कैविटी हम क्रिएट करते हैं, मतलब एक छोटा सा पार्ट उसका कट करके बाहर निकाल देते हैं, तो जो रिमेनिंग पोर्शन होता है उस कैविटी के अंदर कि किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा तो कैसे कैलकुलेट करना है और उसका वेरिएशन किस तरीके से होगा। ठीक है, करें स्टार्ट आज का मिशन। ओके सो आज की कहानी जैसे कि आपको पता है मेरी जुबानी, बट मिलके खेलेंगे ना मस्त तरीके से, आप भी और मैं भी मिलके खेलेंगे। ओके तो फाइनली हियर वी गो, हम बात करने वाले हैं सर, आज क्या बात करने वाले हैं सर, जैसे कि मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड का ये लास्ट एप्लीकेशन आपका गॉस लॉ का इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होने वाला है, जहां से क्वेश्चंस पूछे जाने के चांस बनने वाले हैं। ठीक है, ओके सो इलेक्ट्रिक फील्ड हम बात कर रहे हैं बॉस। अच्छा सर लिख देता हूं ड्यू टू किस किस की वजह से, किस किस की वजह से। ठीक है, तो सबसे पहली वजह क्या है सर। अच्छा डिफरेंट तरीके होते हैं, बट हम यहाँ गॉस लॉ का यूज कर रहे हैं क्योंकि उसकी हेल्प से आप इजीली अटैक कर सकते हो क्वेश्चन को। आई मीन इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कम से कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। वही मैटर करता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, हाउ इजीली यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम व्हेन विद इन लेस टाइम, यू कैन से मिनिमम टाइम यू कैन से। ओके तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। ओके तो इसको स्फेरिकल सेल कह सकते हो, कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है एक आपके पास, ऐसे भी आप कह सकते हो। तीसरा क्या लेंगे सर, देखो जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं कि जो चीज आप पढ़ने जा रहे हो पहले उसको देख लो किस किस की वजह से हम बात करने वाले हैं। तो भाई इसकी वजह से बात करने वाले हैं, इसकी वजह से बात करने वाले हैं, इसकी वजह से। पहले इनके रिजल्ट देखेंगे, इनके कंसेप्ट देखेंगे, इनके फॉर्मुलाज देखेंगे किस तरीके से बनाए गए हैं, फिर उनको अप्लाई कैसे करना है टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, फिर ये सीखेंगे बढ़िया तरीके से। ओके बॉस अब क्या करेंगे सर, ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग लेना है, नॉन कंडक्टिंग। ओके सर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात करेगा। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, देखो भाई ये थोड़ा सा अजीब बना दिया मैंने इसको, तो इसको आप लिखेंगे स्फीयर। ओके सर सो हियर वी गो, दिस इज योर स्फीयर। ठीक है सर। अच्छा पहले इनकी बात करेंगे, बाकी जो चीजें होंगी वो फिर बाद में देखते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन बात करने वाले हैं हम सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। अच्छा एक चीज यहीं पे बता देता हूं, इन दोनों के लिए जो रिजल्ट आएंगे वो सेम आएंगे। ठीक है, इन दोनों के जो रिजल्ट होंगे वो सेम होने वाले हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो कंडक्टिंग स्फीयर। इनके रिजल्ट सेम होने का मतलब ऑल द रिजल्ट्स विल बी सेम एज वेल एज ग्राफ, इनके जो ग्राफ आएंगे वो भी सेम होंगे। तो किसी एक को सीख लेते हैं, बस ऐसे ही होगा। ठीक है, ऐसे ही होगा, किसी एक को सीख लेते हैं कि कैसे करना है गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग। वैसे तो आपको ना कंसेप्ट को यूज करना आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है। ठीक है, जल्दी स्टार्ट करें। तो सबसे पहले इसको देखेंगे और ये सेम सेम लिख देंगे। ठीक है, उसका ग्राफ सेम सेम बना देंगे, फिर हम सारा फोकस करेंगे इथे। ओके भाई लोग दो देख लेते हैं जल्दी से कंसेप्ट क्या है और हाउ टू अप्लाई दिस कंसेप्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ये भी चेक करेंगे। पहले सारे फील्ड इस पर्टिकुलर कैटेगरी का जो फील्ड है वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, एक्ट कर रहा है, उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम, कैसे याद रख सकते हो, इस सारी बातों का आपने डिस्कशन करना है। देखो मैंने लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके सर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, सॉलिड है। ठीक है, देखना भाई है ना, ऐसे मान लेते हैं इसकी जो रेडियस है दोस्तों वो r है, चूंकि ये कंडक्टिंग है। अगर इसके अंदर आप चार्ज डालोगे तो सारा चार्ज आउटर बॉडी पे आएगा, आई मीन आउटर सरफेस पे आ जाएगा, इसके पूरा कंप्लीट चार्ज आउटर सरफेस पे आके स्प्रेड हो जाएगा। इसके अंदर चार्ज है ही नहीं बॉस। ठीक है, तो सारा चार्ज इसके आउटर सरफेस पे है प्लस क्यू। बिल्कुल सर सही कह रहे हो आप। ठीक है, तो क्या करने वाले हो सर, तो यार देखो जैसे कि हमने ग्रेविटेशन में भी किए थे बहुत सारी चीजें, वहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी है ना, वहां पे भी हमने निकाली थी। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूँ यार, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वहां पे हमने कैलकुलेट करी थी, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं इस स्फीयर की वजह से। तो अब हम क्या करने वाले हैं सर, यहां से ठीक है इंटरनल पॉइंट की बात करेंगे, सरफेस की बात करेंगे और इसके किसी आउटसाइड पॉइंट की बात करेंगे, वही सब कुछ वही चलेगा बॉस। जब आप किसी इंटरनल पॉइंट की बात करोगी, सेंटर से डिस्टेंस लेनी है, ध्यान रखेंगे सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस, लेट्स सी गाइस ये पॉइंट है P1। ठीक है, और इसकी डिस्टेंस है यहाँ से R। तो आप देख सकते हो
इससे कितना, इस पॉइंट से यहाँ से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड आएगा, बाहर को आएगा, उसको देखने के लिए यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बना दो। ये देखो बना दिया, ये गॉसियन सरफेस आपने बना दिया है। थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा मैं कि क्या चल के आ रहा है, ठीक है। अब आपने देखा यहां से कि इसके अंदर, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है। जब यहाँ कोई चार्ज है ही नहीं इसके इनसाइड, तो इसका मतलब यहाँ से कोई फील्ड बाहर नहीं निकलेगा। तो आप बता सकते हो इंटरनल पॉइंट पे, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कैसे सर, मतलब क्या बात कर रहे हो आप, देख लो। अगर आप यहाँ इस इंटरनल पॉइंट के लिए एट द पॉइंट P1 विच इज R इज लेस देन कैपिटल R, कैसे पता चलेगा? जब उस पॉइंट के सेंटर से जो डिस्टेंस होगी R, वो रेडियस से, उस स्फीयर की रेडियस से कम होगी, मतलब वो इंटरनल पॉइंट है। तो इस केस के लिए अंदर जो इनसाइड जो चार्ज होगा गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग वो है ही नहीं। इसमें चार्ज थोड़ा ही है, सारा चार्ज इसके आउटर सरफेस पे है। समझ रहे हो आप, पूरा चार्ज आउटर सरफेस पे है। तो याद करो गॉस थ्योरम, EDA cos थीटा इज इक्वल टू Q इनक्लोज ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो जीरो ही है, अंदर चार्ज ही नहीं है, तो यहाँ से जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो वो जीरो ही आएगा। तो कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के अंदर के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगा, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। अब वो पॉइंट यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, इसके अंदर कहीं भी हो, कहीं सरफेस से को छोड़ के इसके इंटरनल हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना है, क्योंकि अंदर चार्ज ही नहीं है, सारा चार्ज बाहर है। और ये हमने गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग भी देख लिया है, ठीक है, ठीक है। ये ई जो भी आएगा यार जीरो ही आएगा, एरिया वेरिया कुछ भी पुट करते रहो, ठीक है, ओके सर। अगर ये पॉइंट आप आउटसाइड ले गए, यहाँ पे P2 पॉइंट है आउटसाइड, ठीक है, तो आप देखो सेंटर से जो डिस्टेंस है ये रेडियस से ज्यादा हो चुकी है। अब इसको पॉइंट को मान के R डिस्टेंस जो है इसकी रेडियस का एक स्फीयर इसके अराउंड आप क्रिएट करो, एक स्फीयर। अब ये गॉसियन सरफेस है, ये कुछ वाहियात हो गया यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये इंटरनल पॉइंट का फील्ड लिखा था मैंने जीरो, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो ये जो स्फीयर आपको नजर आ रहा है बॉस, ये वाला स्फीयर जो नजर आ रहा है, ये वाला, ठीक है। तो यहां से बैठ के जब आप देखोगे ना, यहां से बैठ के देखो, तो इसके अंदर आपको ये वाला पूरा चार्ज नजर आएगा। मतलब इससे बाहर, इस वाले सरफेस से बाहर जो फील्ड निकलेगा, हाँ यस, इस सरफेस से जो फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी वो किसकी वजह से रिस्पॉन्सिबल है? जो इसके अंदर का जितना भी चार्ज है, और उसके अंदर जो चार्ज नजर आएगा वही होगा जो एक्चुअली भी स्फीयर के ऊपर चार्ज है, दिस वन। तो इसके इनसाइड जो चार्ज है इस वाले स्फीयर के, वो है +Q, उसी की वजह से फील्ड आएगा, ठीक है सर, उसी की वजह से फील्ड आएगा। मतलब यहां से आउटसाइड पॉइंट पे जो भी फील्ड बाहर निकलेगा उसको कैसे निकालेंगे हम? फिर से थ्योरम आप यूज कर सकते हो, देखो, इंटीग्रेशन EDA cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू Q इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। E निकालना है आउटसाइड वाला, इंटीग्रेशन में आएगा DA cos थीटा क्या आ जाएगा? जीरो। क्यों सर? क्योंकि जब फील्ड इस सरफेस से बाहर निकलेगा तो उसका जो एरिया वेक्टर है वो भी बाहर को, और यहां से जो फील्ड निकल रहा है वो भी बाहर को। तो देखो अभी देखो ये सब कुछ सीख रखा है हमने, एरिया बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी बाहर, तो cos जीरो, और इसके अंदर जो चार्ज है वो टोटल चार्ज है जो पूरे स्फीयर पे है, ठीक है, वही है एज इट इज। चलो भाई कोई बात नहीं, जब आप इसको सॉल्व करोगे सरफेस एरिया क्या होगा इस बड़े वाले का, इस बड़े वाले का सरफेस एरिया, ठीक है, क्योंकि इसी की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि इसकी रेडियस है ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस दी है, ठीक है। तो E0 इंटू, जब ये इंटीग्रेशन करेंगे टोटल एरिया लेंगे 4πr², cos 0 1 हो गया, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, उसको नीचे ले आओ, डिवाइड में 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू R²। याद करो यही होता था आउटसाइड किसी भी पॉइंट पे ले लो, इस सर के सरफेस से बाहर पॉइंट यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ पे हमेशा ये यूज करना है, क्योंकि R इज द डिस्टेंस। तो दोस्तों आउटसाइड के किसी भी पॉइंट पर, आउटसाइड के किसी भी पॉइंट पे फील्ड हो गया KQ बाई R², क्योंकि 1/4π एप्सिलॉन तो K है ना, ये रहा। वेयर R इज ग्रेटर देन R, ये तब वैलिड होगा। ये कब होगा? इंटरनल के लिए। ये कब होगा? आउटसाइड। आउटसाइड कोई भी पॉइंट होगा, मैं पहले प्रूफ करके बता रहा हूँ आपको, तो अपने रिजल्ट पे ध्यान देना लास्ट में, क्योंकि हर उसमें तो प्रूफ हम करेंगे नहीं, ठीक है, यहीं पे करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं इसके हर पॉइंट से इतना फील्ड, कहीं भी ले लो कोई भी एक पॉइंट इसके सरफेस पे इतना, क्योंकि इस पूरे चार्ज की वजह से आ रहा होगा ना। अब अगर आपसे कोई पूछे कि यार सर अगर इसके सरफेस पे ले हम पॉइंट, ये जैसे माना था मैंने यहाँ, तो ये डिस्टेंस देख लो बस कितनी हो जाएगी सरफेस पे। तो जब इस यहां से जो फील्ड निकलेगा इसी के सरफेस से, जो एक्चुअली में है, जो एक्चुअली में स्फीयर है, यहां से जो फील्ड निकलेगा वो भी तो टोटल Q की वजह से ही निकलेगा। और इसके सरफेस पे जो भी पॉइंट होगा, जैसे यहाँ पे पॉइंट है P3, ये डिस्टेंस इसकी रेडियस के इक्वल होगी। तो P3 एट P3 पॉइंट स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल है। तो ये पॉइंट यहां ना लेके अगर मैं यहां ले लूं, स्मॉल r की जगह कैपिटल R लिख दो, तो सरफेस पे फील्ड आ गया KQ बाई R का स्क्वायर। देखो ये कांस्टेंट है, मैक्सिमम एंड कांस्टेंट,
ठीक है, मैक्सिमम एंड कांस्टेंट, ठीक है, आर कांस्टेंट है, जो रेडियस है वो कांस्टेंट रहेगी, जो चार्ज है टोटल है ये पहले से ही कांस्टेंट है। तो आप देख सकते हो दोस्तों 3 पॉइंट हमने ले लिए यहाँ पे। अंदर के किसी भी पॉइंट पे, सेंटर से लेके अंदर के किसी भी पॉइंट पे फील्ड क्या होगा सर, 0। बाहर के किसी भी पॉइंट पे, अगर अर्थ के बाहर चले जाओ, जैसे मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, जो स्फीयर के बाहर किसी भी पॉइंट पे ले लो, फील्ड हमेशा इस फॉर्मूले से निकालेंगे जहां पे स्मॉल आर डिस्टेंस है ना कि रेडियस डिस्टेंस है, ठीक है, उस पॉइंट के जो आउटसाइड होगा, ठीक है। और सरफेस पे तो ये कांस्टेंट कैपिटल आर पे डिपेंड करेगा, उसके रेडियस पे डिपेंड करेगा। ये है बस कहानी इसकी, ठीक है। अब देख लो जरा, ग्राफ बना लो, इधर ई है सर, इधर आर है। तो देख, अंदर से लेके सरफेस तक, जस्ट उससे पहले तक तो 0 है, तो यहां से लेके यहां तक तो 0 है। ये वाला ग्राफ ऐसे रहेगा। जैसे ही सरफेस पे जाओगे ये हो जाएगा और तुरंत ग्राफ ऊपर जाएगा और ये मैक्सिमम हो गया। ये सरफेस वाला है, k/r²। बनाने का तरीका, जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो जो उसका ग्राफ की लाइन होगी वो r वाली एक्सिस को टच करेगी, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मतलब ये इंटरनल पॉइंट वाला है, ठीक है। और जैसे आप बाहर आओगे तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्मॉल r² के डिस्टेंस के। तो यहां से हाइपरबोलिकली ऐसे जाएगा, मतलब ये वाला जो ग्राफ है ये आउटसाइड वाला है, मतलब r जब ग्रेटर देन है उसकी रेडियस से, ठीक है। और ये वाला जो है, ये वाला ये तब है जब ये पॉइंट, ये r जो लेस देन है ये r के इक्वल हो जाए, ये सरफेस वाला है। तो दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ द ग्राफ। सिंपली याद भी रखने हैं, क्वेश्चन आते हैं, आपको समझ में आना चाहिए कि क्या किया मैंने, कैसे किया। बस पॉइंट क्या है लास्ट में मैं नोट करके आपको लिखा भी दूंगा कि क्वेश्चंस करने के लिए कैसे यूज करोगे, वो भी जानकारी जरूरी है वो भी जानकारी जरूरी है। करना ऐसे ही चाहिए बॉस, करना ऐसे ही चाहिए। अब होलो स्फीयर के केस में आपने ये डिराइव नहीं करना, डायरेक्ट रिजल्ट पे फोकस करना। कैसे, अभी बता रहा हूँ ना, ऐसे, ठीक है। ओके, इसको जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो कंडक्टिंग स्फीयर। एच मींस होलो कंडक्टिंग स्फीयर। अभी हमने क्या देखा, अगर सॉलिड स्फीयर होता था तो जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आपने उसको याद रखना है और किस तरीके से यहाँ रिजल्ट यूज करने हैं। जब सॉलिड स्फीयर था कंडक्टिंग, तो अंदर चार्ज रुकेगा ही नहीं, सारा आउटर सरफेस पे आएगा, ठीक है। इसीलिए इसके केस में भी सारा चार्ज आउटर सरफेस पे, इसके केस में भी सारा चार्ज ऑलरेडी आउटर सरफेस पे रहेगा, क्योंकि ये तो हॉलो है, अंदर मास ही नहीं है तो चार्ज का मतलब ही नहीं, अंदर तो खाली है ही। इसके अंदर एडिशनल चार्ज जरूर रखा जा सकता है, बट इसके अंदर नहीं रखा जा सकता क्योंकि सॉलिड है। जैसे ही रखेंगे बाहर आ जाएगा। इसके अंदर देखो, ये हॉलो है, खाली है ना अंदर से, अगर मैं कोई चार्ज रखना चाहूँ एडिशनल रख सकता हूँ, है ना। बट चूंकि मैंने इसको चार्ज अभी केवल दिया आउटर सरफेस पे, ठीक है, समझ गए, दोनों में डिफरेंस समझो। अब देखो यहां पे जो हमने आंसर किया है, एक इंटरनल पॉइंट लिया था, एक सरफेस वाला और एक आउटसाइड वाला। जब हमने इंटरनल पॉइंट की बात की थी, उसकी सेंटर से जो डिस्टेंस है वो रेडियस से कम है, अगर इसकी रेडियस r है तो यहाँ पे इंटरनल पॉइंट पे फील्ड हमेशा 0 आया था, ठीक है, यही याद रखना है। सरफेस पे पूछेंगे सर यहाँ से जो फील्ड लाइन बाहर निकलेंगी सरफेस वाली, तो वो इसके टोटल चार्ज पे डिपेंड करेगी और इसकी रेडियस पे, ये होता था। बाहर वाले पे, यहाँ पे जो फील्ड बाहर निकलेगा सर इस वाले पॉइंट के लिए, तो यहाँ से डिस्टेंस इसकी रेडियस से ज्यादा है, तो आउटसाइड में आया था कि टोटल चार्ज काम करेगा उसके लिए, लेकिन डिस्टेंस लेंगे स्मॉल r। बस ये रिजल्ट आपने याद रखने, ठीक है, ओके कूल। अब यहाँ जो सिमिलरली इसके अंदर तो वैसे भी मास नहीं है तो चार्ज की बात ही नहीं है। इस वाले पॉइंट पे देख लो, सरफेस पे देख लो, और बाहर वाले पॉइंट सेम रिजल्ट है सारे। यहाँ पे इंटरनल 0 है सर, क्योंकि अंदर तो खाली है, वो चार्ज तो मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। सरफेस पे सर सेम k/r², क्योंकि सरफेस से जो फील्ड निकलेगा, इस सरफेस से जो फील्ड बाहर को निकलेगा वो इस चार्ज की वजह से निकलेगा, क्योंकि सारा चार्ज ही सरफेस पे है, तो मैक्सिमम फील्ड तो सरफेस के पास ही होगा एकदम। लेकिन जैसे ही सरफेस से आप थोड़ा सा बाहर जाओगे देखो, तो सेंटर से डिस्टेंस जब रेडियस से ज्यादा हो गई, मतलब ये कंडीशन बताती है कि आप आउटसाइड हो, तो यहाँ पे जो फील्ड जाएगा आउटसाइड पे वो भी सेम ही होगा, क्योंकि वो भी टोटल चार्ज पे डिपेंड करेगा, बस डिस्टेंस चेंज हो गई, k/r²। बस ये रिजल्ट याद रखने। ग्राफ भी सेम है दोस्तों, ग्राफ भी सेम है, समझ गए लॉजिक। दोनों में आप सोचोगे सर दोनों में फर्क क्या है, फिर फर्क ये देखो, ग्राफ सेम है, ये वाला ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक है। फर्क क्या है सर, इसके अंदर चार्ज रखो क्योंकि सॉलिड है, रख सकते हैं लेकिन बाहर आ जाएगा। इसके अंदर अगर आप चार्ज रखोगे अंदर तो वो वही रहेगा, मतलब उसकी वजह से फील्ड क्रिएट हो जाएगा अंदर, वो बाहर नहीं आएगा क्योंकि अंदर मास ही नहीं है ना, कंडक्ट ही नहीं कर पाएगा। तो सारा चार्ज आप देख सकते हैं इन दोनों में फर्क क्या है। तो इस पे न्यूमेरिकल एडिशनली बना सकते हैं, इस पे न्यूमेरिकल जो बनाएंगे उसके आउटर सरफेस के चार्ज की वजह से ही होगा, ठीक है, समझ गए। सपोज करो आपसे पूछ लिया, सपोज करो आपसे एक एग्जांपल दे दिया, उसने बोला एक स्फीयर है जिस पे हमने चार्ज दिया, ठीक है सर, चार्ज दे दिया इस पे 2q और इसकी जो रेडियस है वो r है। तो फाइंड, अगर आपसे पूछा फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r/2 पे, एट डिस्टेंस 2r पे, ऐसे पूछ लिया, तो आप देखो r डिस्टेंस कितनी है उस पॉइंट पे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है,
रेडियस की हाफ, यानी ये रेडियस है तो उसकी हाफ तो कहीं अंदर होगा, तो इस केस के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनसाइड यानी जीरो। सॉल्व भी नहीं करना, लेकिन ये डिस्टेंस देखो रेडियस से डबल है, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा है, क्योंकि रेडियस आ रहा है, डिस्टेंस जो है 2r है, तो इसके लिए आउटसाइड वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, के क्यू, क्यू कितना है सर 2q, तो 2q लेंगे पूरा और डिस्टेंस का स्क्वायर, तो आप लेंगे k इंटू 2q अपॉन डिस्टेंस है सर 2r का स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा kq अपॉन 2r का स्क्वायर। ये देख लो, मतलब इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, समझ गए। वैसे इसमें भी अप्लाई कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये जो चेकआउट की पॉइंट कहाँ पे है, ठीक है, ये चेक करना है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब क्वेश्चन इन पे कैसे आएंगे, क्वेश्चन आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वो सब करके बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, सब करके बताऊंगा, ठीक है। ओके, सो हियर वी गो, कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ जिससे आपको अप्लाई करना आ जाएगा और हर टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व करके आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इन्हीं से समझ आ जाएगा आपको कि कैसे करते हैं सर, ठीक है। ओके 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 सर, चलो स्टार्ट करें बॉस। उसने बोला कि एक स्फेरिकल सेल है आपके पास, मतलब कंडक्टिंग है, ये आप मान के चले कंडक्टिंग ही है, ठीक है, अभी कंडक्टिंग ही है, ठीक है जी, कंडक्टिंग है सर, पूरा चार्ज सरफेस पे है, और उसने बोला इस पे चार्ज क्यू है। उसने बोला इफ अ पॉइंट चार्ज, ठीक है ना, अगर वो क्वेश्चन ऐसे दे दे, पॉइंट चार्ज इज केप्ट एट सेंटर, अगर उसके सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज रख दें, ठीक है, देन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, है ना, किसके लिए सर, एट पॉइंट हैविंग डिस्टेंस क्या, r इक्वल टू r/2, r इक्वल टू 2r, ऐसा हो जाए, फिर से वैसे डिस्टेंस ले ली मैंने, मतलब वो जो पॉइंट की डिस्टेंस है वो r/2 पे भी हो सकती है और वो डिस्टेंस इसकी r/2r पे भी हो सकती है, मतलब r उसकी रेडियस है, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखना। तो उसने बोला कि अभी ये है, फिर उसने बोला कि अगर इसके, अभी देखो ये स्फीयर है, होलो स्फीयर है, इसके आउटर सरफेस पे चार्ज है केवल, लेकिन अगर इसके सेंटर पे भी चार्ज रख दे, ऐसे बोल रहा है, तो देखो अगर इसके सेंटर पे भी चार्ज रख दोगे, कुछ स्मॉल क्यू पॉइंट चार्ज है और इसके ऑलरेडी आउटर सरफेस पे चार्ज पहले से ही रखा है, प्लस क्यू पहले से ही रखा है, ठीक है। अब बोल रहा है अगर सेंटर पे चार्ज रख दूं तो बताओ एट डिस्टेंस r/2, मतलब अगर इसकी टोटल रेडियस है r, तो उसकी r/2 डिस्टेंस तो यहां कहीं अंदर होगी, ठीक है, मतलब यहां कोई पॉइंट होगा, लेट्स सी P1, तो इस पॉइंट P1 पे एट पॉइंट, ठीक है, P1 यू हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देखना ये होलो स्फीयर है, अगर यहाँ चार्ज ना होता और अंदर के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता तो जीरो होता, लेकिन अब इसके अंदर सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज रखा है, तो इस पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे जो कि इससे कितनी दूर है, r/2, ये तो इंटरनल पॉइंट है, यानी E1 जब निकालोगे ना तो इस पे फील्ड कौन बनाएगा, देखो ये चार्ज है, इसको तो फील्ड होगा ना हर डायरेक्शन में, यहाँ पॉइंट चार्ज है ना भाई, इसको तो फील्ड इधर भी जा रहा होगा, ठीक है। तो हम निकालेंगे ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस ड्यू टू स्फीयर, होलो स्फीयर, होलो स्फीयर, ठीक है, जितने भी होंगे सब लेना है, ठीक है। पॉइंट की वजह से देखो, पॉइंट चार्ज का फील्ड क्या होता था, kq/r², उसकी डिस्टेंस, चार्ज है q, डिस्टेंस कितनी है r² प्लस होलो स्फीयर, अगर इस पॉइंट की लोकेशन चेक करो ये होलो स्फीयर के अंदर है, तो होलो स्फीयर की वजह से तो जीरो होगा, क्योंकि उसके तो अंदर है, ये पॉइंट होलो स्फीयर के तो अंदर है, तो उसका फील्ड तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि प्लस चार्ज है, सारा फील्ड तो बाहर ही जाएगा, ठीक है, सारा फील्ड तो बाहर ही जाएगा, होलो स्फीयर का फील्ड तो बाहर ही जाएगा, ठीक है, अंदर है, बस ये चेक करना है उस पॉइंट की लोकेशन किसके लिए कहां पे है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये आप कर सकते हो kq, r की डिस्टेंस कितने रखे हैं सर, r/2, तो r/2 का स्क्वायर कर दो सर, तो 4kq/r², दिस इज योर आंसर। मतलब इस पॉइंट पे जो अंदर है सेल के, केवल फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से होगा, स्फीयर की वजह से नहीं होगा, ऑब्वियस है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, कहां पे सर, अब हम बात करेंगे एट, जब डिस्टेंस उस पॉइंट की 2r पे, यानी डबल होगी रेडियस की, मतलब ये वाला केस हो गया आउटसाइड वाला, देखो जब डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा हो, आउटसाइड वाला, मतलब आउटसाइड वाला सर, मतलब इससे बाहर कहीं है पॉइंट, इससे बाहर ले लूं, यस, यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ है कहीं पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है, तो यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस है यहाँ इस पॉइंट की P2, यहाँ पे बताओ कितना फील्ड होगा, तो कोई टेंशन नहीं है बॉस, तो हम लिखेंगे इस पॉइंट पे फील्ड, 2 पॉइंट पे फील्ड, इस पे फील्ड आएगा ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस फील्ड ड्यू टू होलो स्फीयर। अब देखो पॉइंट चार्ज की वजह से फॉर्मूला आपको पता है, पॉइंट चार्ज का kq/r², तो उसका चार्ज लो और उसकी डिस्टेंस लो, डिस्टेंस कितनी है सर, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, ये है स्मॉल r की वैल्यू 2r, तो 2r का स्क्वायर, मतलब दोनों की वजह से होगा, पॉइंट की वजह से भी और स्फीयर की वजह से भी, प्लस
स्फीयर के बाहर है चूंकि ये, तो स्फीयर के बाहर से फील्ड इस पे जाएगा, यानी उसका चार्ज क्यू पार्टिसिपेट कर रहा है और डिस्टेंस तो वही लेनी है। तो आप लिखेंगे के क्यू, क्योंकि आउटसाइड वाला है याद करो, और आर स्क्वायर, और आर दे रखिए 2r, ठीक है जी। तो E2 आ जाएगा आपका के स्मॉल क्यू अपॉन 4r स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाएगा के कैपिटल क्यू अपॉन 2r का स्क्वायर। तो आप देख सकते हो E2 यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो k बाई 4r स्क्वायर, अंदर बचेगा q प्लस कैपिटल Q, एंड दिस इज द फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। क्लियर दैट दैट इज द फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ओके, तो इस तरीके से दोस्तों आप बना सकते हो क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, आप आराम से क्वेश्चन को डिजाइन कर सकते हो, क्वेश्चन को बना सकते हो, पंगे वाली बात है ही नहीं। बस ये देखो पॉइंट कहाँ पे है और उस पॉइंट पे कौन कौन सा वहाँ पे पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है, कौन कौन सी वहाँ पे फील्ड बना रहे हैं और कौन सा फील्ड नहीं बना रहे हैं, और वो पॉइंट किसके लिए अंदर है, किसके लिए बाहर है, किसके लिए सरफेस पे है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, टेंशन क्यों ले रहे हो, समझ रहे हो ना कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे करने हैं। तो गाइस, सो हियर वी गो, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखा है, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, इसका आंसर मेरे को बताएंगे, और बताएंगे जरूर बॉस, बताएंगे जरूर, ठीक है। सॉल्व करना नहीं होगा तो मेरे से पूछना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, समझा देता हूँ। यहाँ पे इस बार दो कॉन्सेंट्रिक होलोस्फीयर लिए हैं, कॉन्सेंट्रिक है दोनों, मतलब दोनों का सेंटर कॉमन है, ये छोटे वाला ये बड़े वाला कॉन्सेंट्रिक होलोस्फीयर है, ठीक है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस कॉम्बिनेशन, कहाँ पे, एट द पॉइंट जिसकी डिस्टेंस 3r/2 होगी, r इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो छोटे वाला उसकी रेडियस है ये, ठीक है, और जो बड़े वाला उसकी रेडियस इससे डबल है, ठीक है। तो 2r, जब उसकी डिस्टेंस 2r होगी, जब उसकी डिस्टेंस 3r होगी, समझ गए होंगे, ये लोकेशन होंगी। मतलब इस डिस्टेंस के लिए पॉइंट के लोकेशन P1 मान लेना, इसके लिए P2 मान लेना, इसके लिए P3, है ना, उनका फील्ड निकालना, और उसके बाद जो फील्ड आएगा, उस फील्ड का जो भी फील्ड आएगा हर पॉइंट पे उसके अकॉर्डिंग ग्राफ भी बनाने का बॉस, ग्राफ भी बनाने का, E वर्सेस R ग्राफ बनाने का, ठीक है। मतलब ये ग्राफ ड्रॉ करना, ट्राई करना कि कैसे करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जा सकता है। आपको समझ में अगर कंसेप्ट आपको अप्लाई करने आ गया तो नो प्रॉब्लम, आप पढ़ सकते हैं, बना सकते हैं मस्त तरीके से, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बोला था, आज का लास्ट कंसेप्ट कैविटी वाला मैं आपसे डिस्कस करूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिक्टो आने के लिए वो कंसेप्ट पे काफी क्वेश्चन इंजीनियरिंग में ऑलरेडी आ चुके हैं, तो मेडिकल में आने के पूरे चांस है, मेंस और मेडिकल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट। ओके, सो हियर वी गो, एंड दिस इज द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ऑसम कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हम सारे एग्जाम्स के लिए, नीट के लिए, जेई के लिए, आईआईटी के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है। बट सॉल्व कैसे करेंगे सर, अप्लाई कैसे करेंगे सर, कंसेप्ट सब कुछ पता है, सब कुछ सीखेंगे, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी सीखेंगे, ठीक है। कम ऑन, तो उसने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग। अब की बार स्फीयर नॉन कंडक्टिंग है सर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को और क्या कह सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक बोल दो, डाइलेक्ट्रिक है ना, इंसुलेटिंग बोल दो, एक ही बात है, वो कंडक्ट ही नहीं कर पाएगा, उसके अंदर आप चार्ज रख तो वो वहीं पे रहेगा जहां पे है, उसको कंडक्ट ही नहीं कर। जैसे कंडक्टर के अंदर जब हम चार्ज रखते तो सारा सरफेस पे आ जाता था, ठीक है, वो कंडक्ट कर लेता था उसको, बट इस केस में पूरे वॉल्यूम में चार्ज है। कहने का मतलब यहाँ पे चार्ज पूरे वॉल्यूम में होगा, और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम जो डेंसिटी होती है ना चांदी मेरे, उसको बोलते हैं रो, ठीक है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी, और डेंसिटी को हम मान के चल रहे हैं कांस्टेंट, यूनिफॉर्म है ये, ठीक है, यूनिफॉर्म डेंसिटी है। वैसे क्वेश्चन इसके वेरिएबल वाले भी आते हैं, जब रो आपकी वेरिएबल होती है, ठीक है, जब रो आपकी वेरिएबल होती है, ये वाले भी नीट में तो नहीं आते, बाकी इंजीनियरिंग वगैरह में आते हैं, तब भी होते हैं, ठीक है, ये भी आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब जब डेंसिटी कांस्टेंट है और पूरे वॉल्यूम में चार्ज है, अब अंदर भी चार्ज है, मतलब एक चीज तो क्लियर है कि अंदर के पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। अब एक चीज तो क्लियर है क्योंकि चार्ज अंदर भी है, तो कैसे करेंगे सर, बिल्कुल वैसे ही करेंगे सर। देखो, अगर आप बात करो, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं दोस्तों, अगर आप बात करो उसके सरफेस वाले पॉइंट पे कितना होगा या आउटसाइड वाले पॉइंट पे कितना होगा, तो आपने बोदर ही नहीं करना, टेंशन ही नहीं लेनी। क्यों सर, क्योंकि इस पॉइंट से जो फील्ड निकलेगा वो इस पूरे चार्ज की वजह से निकलेगा, और सरफेस पे फील्ड वही होगा जो अभी हमने कंडक्टिंग में पढ़ा था कि पूरा चार्ज ले लो और इसकी रेडियस ले लो, ये कभी नहीं बदलेगा। कंडक्टर हो, होलो हो, सॉलिड हो, नॉन कंडक्टर हो, कुछ भी हो, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन तीनों की वजह से सेम होगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, दोस्त थोड़ा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आउटसाइड पॉइंट पे सर, आउटसाइड पॉइंट पर भी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, वो उस पूरे चार्ज की वजह से होगा, बस डिस्टेंस लेनी है, क्योंकि आउटसाइड पॉइंट है और डिस्टेंस उसकी रेडियस से ज्यादा है, तो k लेना है, पूरा चार्ज लेना है और डिस्टेंस का स्क्वायर लेना है, बस डिस्टेंस पे फोकस करना है, पूरे चार्ज पे फोकस करना है, बाकी कोई बॉदर नहीं करना है। और इसके लिए r इक्वल टू r है। बॉदर कहाँ पे करना है, जब पॉइंट इंटरनल होगा वहां वेरी करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जब पॉइंट इंटरनल होगा। तो देखो यहाँ पे बना रहा हूं मैं, तो अगर पॉइंट आपका इंटरनल है, यहाँ पे कहीं सेंटर से डिस्टेंस जो है पॉइंट की वो रेडियस से कम है, मतलब इंटरनल है, तो आपने क्या करना है, उतनी ही रेडियस का एक स्फीयर बनाना है, जिसको आप बोलेंगे गॉसियन सरफेस, इसको आप बोलेंगे इसका गॉसियन सरफेस। इसके अंदर कितना चार्ज है हमें क्या पता, हाँ चार्ज तो है लेकिन पता नहीं कितना, क्योंकि टोटल चार्ज पता है इस पे कितना है,
भाई टोटल चार्ज पूरे स्फीयर पे प्लस क्यू है, लेकिन हमें क्या पता जब हमने आज छोटा सा स्फीयर बनाया ये वाला, तो इसके अंदर कितना है, इस पर्टिकुलर के अंदर इस पूरे पे प्लस क्यू है, लेकिन इसके अंदर स्मॉल क्यू मान लो इसके अंदर जो है, बट वो अननोन है, हमें नहीं पता। उसी की वजह से केवल अंदर के पॉइंट पे यानी इस स्फीयर से फ्लूइड बाहर निकलेगा, केवल इसी की वजह से फ्लूइड बाहर निकलेगा जो इसके अंदर है। गॉस सरफेस यही बोलता था ना, गॉसियन लॉ यही बोलता था ना कि जो इसके अंदर चार्ज होगा वही फील्ड यहां से बाहर निकालेगा। तो हमें क्या करना है कि ये क्यू इन निकालना पड़ेगा कि इसके अंदर चार्ज है कितना। अगर पूरे पे क्यू है तो उसके छोटे वाले के अंदर कितना है, छोटे वाला जो स्फीयर बना है तो इसके इंटरनल पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जा सकता है। फिर यहाँ पे तो यहाँ पे जो इंटरनल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसका इनसाइड के क्यू इनसाइड मिल जाए ओवर एप्सिलॉन, सॉरी इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आर का स्क्वायर, ये मिल जाएगा। अगर ये मिल जाए, ये अननोन है, इसको निकालना है, यही सीखना है आपने, इसको कैसे निकालना है, ठीक है, यही सीखना है आपने, इसको कैसे निकाल। गॉस थ्योरम का यूज कर लो तब भी हो जाएगा, या मैं डायरेक्ट बता दूं तब भी हो जाएगा, ठीक है डायरेक्ट बता दूं तब भी हो जाएगा, ठीक है सर। ओके बॉस, तो क्यू इन निकालने का सबसे बढ़िया तरीका, आप ज्यादा लेंदी चक्कर में ना पड़े, आप क्या करेंगे, पूरे सरफेस पे पूरे वॉल्यूम में चार्ज है क्यू, क्योंकि डेंसिटी है इसकी कांस्टेंट, और डेंसिटी का फॉर्मूला है क्यू बाई वी। तो डेंसिटी जब कांस्टेंट है तो पूरा चार्ज डिवाइड बाई इस पूरे स्फीयर का वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल टू, क्योंकि कांस्टेंट है। इसमें भी तो डेंसिटी को क्या लिखेंगे, छोटे वाले स्फीयर पे चार्ज लेट्स सी इतना है, और उसकी जो वॉल्यूम होगी लेट्स सी वो छोटे वाले की वी डैश होगी, और डेंसिटी कांस्टेंट भी दोनों को इक्वल कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे लिख लो, ये स्मॉलर वाले का है, स्मॉलर वाले का, ठीक है, एक ही बात है। चलो वी डैश ही लिख देता हूँ, वी डैश ही लिख देता हूँ, मुझे तो ये चाहिए सर। तो उसके अंदर कितना है, तो टोटल चार्ज डिवाइड में टोटल वॉल्यूम इनटू वी डैश, ठीक है। टोटल चार्ज डिवाइड में टोटल वॉल्यूम कितना सर, 4/3 पूरे बड़े वाले का, और ये छोटे वाले स्फीयर का वॉल्यूम है वी डैश, तो लिख दो 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये पूरा हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे बचा दोस्तों क्यू स्मॉल आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब। चेक करें प्लीज, चेक करें आप, ठीक है। क्यू इन आ गया आपके पास, दिस वन आ गया कि नहीं, क्यू इन की वैल्यू आ गई दिस वन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर के किसी भी पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर के किसी भी, यहाँ सेंटर को छोड़ के कहीं भी ले लो, अंदर कहीं भी कितना आया देखो, अंदर के किसी भी पॉइंट पे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करो के बाई स्मॉल आर स्क्वायर इनटू क्यू इन कितना है सर, क्यू आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब, ये हो गया कैंसिल। तो अंदर के किसी भी पॉइंट पे आ गया के क्यू आर ओवर आर क्यूब। चेक करें आप। सो दिस इज योर फील्ड एट इंटरनल पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी स्मॉल आर यानी डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, उसकी पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है, यानी अंदर के किसी पॉइंट पे फील्ड आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी लीनियरली वैरी करेगा, क्योंकि आर की पावर 1 है, यानी वो वैरी कर रहा है लीनियरली। जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाएंगे, जैसे जैसे वैसे वैसे जस्ट सरफेस से पहले तक, अंदर सरफेस से अंदर के पॉइंट तक अलग अलग पॉइंट पे अलग होगा, यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा, यहाँ, क्योंकि लीनियरली वैरी कर रहा है, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वैरी कर रहा है। यू कैन सी, ठीक है, यू कैन सी, है ना। कर लोगे ना बॉस, आराम से बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। डेंसिटी के टर्म्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, अगर आप इसको डेंसिटी के टर्म्स में लिखोगे तो आप कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो ये आएगा रो आर ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट। ये पूछा गया है रिजल्ट, ये रिजल्ट पूछा गया है ये वाला डेंसिटी के टर्म्स में। दिस इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, डिस्टेंस एज इट इज रहेगी, इसको क्यू को हटा दिया मैंने, डेंसिटी रिप्लेस कर दी, ये रहेगा डेंसिटी के टर्म्स में अंदर के किसी पॉइंट पे। क्लियरली ये डेंसिटी टर्म्स में, चार्ज के टर्म्स में, बस इतना फर्क है, बाकी आपके सामने है सब कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो आप, सर चलो ठीक है अंदर के पॉइंट पे आपने बता दिया, ठीक है भाई बता दिया, अच्छी बात है। अगर आपसे सेंटर पे पूछे एट सेंटर, तो सेंटर का मतलब आर तो 0 हो जाएगा स्मॉल, क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस ले रहे हैं, तो जब आर की वैल्यू 0 पुट करोगे तो देखो सेंटर पे 0, तो सेंटर ही एक ऐसा पॉइंट है नॉन कनेक्टिंग स्फीयर के केस में जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, बाकी कहीं भी 0 यहाँ नहीं होने वाला, ठीक है, कहीं भी 0, या तो इन्फिनिटी पे जाके 0 होगा, आउटसाइड जब चले जाओगे इन्फिनिटी पे। तो सेंटर पे इंटरनल पॉइंट के की बात अगर हम करेंगे तो सेंटर को छोड़ के हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो सब कुछ कॉन्सेप्ट आपके सामने है, ग्राफ कैसे बनाना है, इस कॉन्सेप्ट का न्यूमेरिकल करने के लिए यूज कैसे करना है, ये सब सिखाऊंगा अभी। पहले बेसिक कंसेप्ट देखो क्या था, किस तरीके से करना था। कूल, यस। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, लिख दिया मैंने नॉन कंडक्टिंग, क्या क्या आया निकल के, R इक्वल टू 0 पे सेंटर हो गया तो 0 आ रहा है, R लेस देन R पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, यानी इंटरनल पॉइंट पे किसी भी K Q स्मॉल r अपॉन कैपिटल Q, या इसी को लिख सकते हो आप डेंसिटी की फॉर्म में, इसी को लिख सकते हो आप डेंसिटी की फॉर्म में ऐसे, ठीक है, ये याद रखना अब हमेशा, ठीक है जी। और अगर सर R इक्वल टू R हो जाए सरफेस पे तो कोई टेंशन ही नहीं है, सरफेस पे तो सेम ही रहता है के क्यू बाई कैपिटल R का स्क्वायर। और अगर सर डिस्टेंस हो जाए रेडियस से ज्यादा देते हैं आउटसाइड पॉइंट, ये तो आउटसाइड वाला हो गया, तो इसमें भी कोई टेंशन नहीं, आउटसाइड में सेम ही रहता है, पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा, ठीक है।
के क्यू अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर। आउटसाइड पे भी सेम ही रहेगा, पॉइंट चार्ज की तरह काम। बाहर से यार और देखोगे आप तो सारा चार्ज उसके सेंटर पे नजर आएगा ना, बाहर से अगर देखोगे तो सारा चार्ज उसके सेंटर पे नजर आएगा। तो ये रिजल्ट्स हैं जो आपने याद रखने हैं और इसके अकॉर्डिंग आप ग्राफ बना सकते हैं। स्मॉल आर एंड दैट इज ई, ठीक है। तो सेंटर पे जीरो है तो सेंटर से स्टार्ट होगा, सेंटर पे जीरो है, इंटरनल पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, तो लीनियरली वेरी करेगा। याद करो, अगर मैं इस फील्ड को वाई मान लो और इसकी डिस्टेंस आर है उसको एक्स, तो ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन और यहाँ पे जाती है सरफेस पे आएगा। जैसे ये वाला जो ग्राफ है ये तब है जब इंटरनल है, यहाँ जीरो है, आर इज इक्वल टू जीरो सेंटर पे, और जैसे वो सरफेस पे पहुंचेगा तो ये मैक्सिमम देगा यहाँ। उसके बाद आउटसाइड पॉइंट के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ऐसे जाएगा। दिस इज योर ग्राफ और ये जो पीक पॉइंट है सरफेस वाला है, सरफेस वाला है, ठीक है बॉस। ये ग्राफ है इसका और इस तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। सर क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन देख लो बॉस। सपोज करो एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर दे दिया और उस पर चार्ज दे दिया 2q, ठीक है, उसकी रेडियस भी दे दी 2r, कुछ भी दे सकता है भाई, कुछ भी, है ना। उसने बोला नॉन कंडक्टिंग है, पूरे वॉल्यूम में चार्ज है, हमने बोला ठीक है। उसने बोला फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट r इज इक्वल टू r बाई टू, r इज इक्वल टू 3r बाई टू, 3 क्या लेना 2r ले लो, ठीक है 2r, और r इज इक्वल टू 3r ऐसे ले लो, ठीक है। ऐसे पॉइंट है तो आपको पॉइंट की लोकेशन की डिस्टेंस देख के फील्ड का फॉर्मूला यूज करना है। जब उसने बोला जो पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना उसकी डिस्टेंस है r बाई टू, इसकी रेडियस ऑलरेडी कितनी है, ठीक है r ले लो यार, थोड़ा इजी होगा कैलकुलेशन करना, वैसे तो वो भी ठीक है, r ले ली मैंने डिस्टेंस r, इसकी रेडियस कितनी है 2r और डिस्टेंस जो है वो कितनी है r, मतलब इसकी हाफ कहीं अंदर होगा पॉइंट यहाँ, तो अंदर अगर पॉइंट है तो इंटरनल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, दिस वन के क्यूब बाई कैपिटल R क्यूब इंटू स्मॉल आर, और स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है r, यहाँ पुट कर दो, तो के क्यूब बाई R क्यूब इंटू स्मॉल आर, एक कैंसिल, तो आ गया के क्यूब बाय आर स्क्वायर। तो इस पॉइंट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इतना होगा जो यहाँ पे निकल रहा होगा इतने से स्फीयर से। समझ में आ रही है बात, यस 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 एंड यस। अब इस पे आओ, सर ये डिस्टेंस तो 2r है तो रेडियस के इक्वल है, अगर ये रेडियस के इक्वल है तो यहाँ से तो पॉइंट यहाँ होगा और यहाँ से तो वही निकलेगा जो इसका सरफेस पे है। सरफेस पे कितना है k इंटू उसका पूरा चार्ज ले लो और इसकी डिस्टेंस कितनी है 2r, रेडियस के इक्वल, बस सॉल्व कर लेना। क्लियर है, पॉइंट से पता चल रहा है सब कुछ। अगर डिस्टेंस 3r है, 3r का मतलब एट स्मॉल r इज इक्वल टू 3r, तो ये तो यार उसकी रेडियस से भी ज्यादा है, मतलब ये आउटसाइड वाला पॉइंट है, आउटसाइड वाला, और आउटसाइड के लिए पूरा चार्ज उसके सेंटर पे नजर आएगा, इसका मतलब पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा। तो पॉइंट वाला फॉर्मूला आउटसाइड में क्या लेते हैं, चार्ज कितना है और r इसका स्क्वायर, ठीक है। तो चार्ज देख लो कितना है उसके सरफेस पे 2q है, वो जरूर याद रखना। डिस्टेंस कितनी है 3r, सॉल्व कर लेना, 2kq अपॉन 9r स्क्वायर, एंड दिस इज हाउ यू कैन अप्रोच दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। बस पॉइंट पे ध्यान देना, लोकेशन पे ध्यान देना, बाकी तो फोड़ के आ जाओगे, उड़ा के जाओगे, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का, मैं हूं ना साथ में, मिल के फोड़ेंगे मस्त तरीके से। मैं कंटिन्यू बोल रहा हूँ अलग बात है, ठीक है, बस कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखते रहना, डाउट आएगा तो कमेंट करके बता देना, मस्त तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उनको सॉल्व जरूर करना, ठीक है, तभी मजा आएगा। दोनों तरफ से खेलेंगे तो मैच जीतने के पूरे चांस रहेंगे। एक तरफ से खेलोगे तो बंदा एक उधर खड़ा रहेगा, एक उधर खड़ा रहेगा और वो आउट हो गया जा रहा है तो फिर पंगे हो जाएंगे, फिर मैच नहीं जीत पाएंगे, आई मीन एग्जाम नहीं जीत पाएंगे हम, ठीक है। ओके, सो दिस इज द लास्ट कॉन्सेप्ट इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर। यार ऑसम तरीके से अब आप सारी चीजें सीख चुके हो, सबको अप्लाई कर सकते हो, न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, डोंट के क्वेश्चन आप सॉल्व करो मस्त तरीके से, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जैसे कि मैंने बोला है, हर चैप्टर के एंड में, हर यूनिट के एंड में जो PYQs मैं यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, वो सारे PYQs एक पर्टिकुलर वीडियो में हम सेलेक्ट करेंगे, उसमें हर टाइप के PYQs होने वाले हैं। नीट के, जेई के, IIT के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हर टाइप का मैं कंसिडर करूंगा और उसको कंप्लीट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे एक पर्टिकुलर वीडियो में। सो वो पर्टिकुलर वीडियो पूरे चैप्टर को कवर कर लेगी कंसेप्ट वाइज। पहले कंसेप्ट सारे सीख रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है ना। ओके, तो हमने देखा कंसेप्ट टू सॉल्व कैविटी प्रॉब्लम्स, मतलब सर क्या है, वो बोलता है कि सपोज करो आपके पास एक स्फीयर है, ठीक है, एक स्फीयर है, ठीक है, और इस पूरे वॉल्यूम में इसके चार्ज है, ठीक है, पूरे वॉल्यूम में चार्ज है और डेंसिटी दे रखी है चार्ज इसकी, ये सिग्मा रो, ठीक है, रो है, और इसकी जो रेडियस है कुछ होगी r मान लो आप, रेडियस आपकी मर्जी है। अब वो बोलता है कि चलो ठीक है, इसका तो अभी हमने पढ़ ही लिया है, इसका फील्ड कैसा होगा जब पूरे वॉल्यूम में चार्ज होता है, तो फील्ड कैसे होगा अभी तो पढ़ा है। अगर वो बोले इफ वी क्रिएट, ठीक है, अ स्मॉल कैविटी, स्मॉल, ठीक है, ऐसे समझो, स्मॉल कैविटी, ओके सर, ठीक है, स्मॉल कैविटी, इसके अंदर इनसाइड दैट स्फीयर, ये आप समझ जाना, ठीक है। देन वी हैव टू कैलकुलेट, देन इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है, मतलब क्या पूछ सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी, ध्यान से समझना, एट एनी पॉइंट इनसाइड
कैविटी। कैविटी के अंदर कोई भी पॉइंट ले लो आप, अंदर उसके कैविटी जो बन जाएगी, और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, वो कैसे निकालना, वो क्या होगा, वो कैसे कैलकुलेट करना है, ये सारी बातें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। मतलब सर कैसे, अभी तो ये ऐसे दिख रहा है, लेकिन अगर मैं ऐसे करूं कि ये था आपका स्फीयर, ठीक है, और इसके अंदर एक छोटी सी कैविटी मैंने ऐसे कट करी, स्फीयर का एक्चुअल सेंटर पूरा राउंड दिख रहा है, यस, तो एक कैविटी मैंने ऐसे क्रिएट कर दी और इसका एक्चुअल सेंटर कहीं यहाँ है सपोज करो स्फीयर का, और इसमें पूरे में चार्ज है, देख लो पूरे में चार्ज है, लेकिन जहां से आपने वो पार्ट कट किया है, कैविटी बन गई है जहां पे, इसमें तो पूरे में चार्ज है, लेकिन इतना सा पोर्शन आपने कट करके बाहर निकाल दिया, ये तो यहाँ कैविटी क्रिएट होगी, ये यहाँ कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये कट करके आपने बाहर निकाल दिया ऐसे, ये वाला पोर्शन कट करके आपने बाहर निकाल दिया, समझ गए आप, ये वाला पोर्शन आपने बाहर निकाल रखा है, ये वाला। तो वो बोल रहा है ये जो कैविटी बन गई है इसका अपना सेंटर खुद यहाँ पे होगा कहीं, ठीक है, और जो एक्चुअल सेंटर है स्फीयर का वो कहीं यहाँ पे है, आप देख सकते हो, ये एक्चुअल सेंटर है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की अगर डिस्टेंस हमें पता चले, लेट्स सी इन दोनों के बीच की कुछ डिस्टेंस है ए, मान लो आप, इन दोनों के बीच की कुछ डिस्टेंस है, लेट्स सी ए, वो बोल रहा है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कैविटी के अंदर किसी भी पॉइंट पे, रैंडमली कोई भी पॉइंट कहीं भी मान लो, आपकी मर्जी है, कैविटी के अंदर कोई पॉइंट सेंटर से कहीं भी, मान लिया यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ कहीं भी ले लो यार, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, हमने पॉइंट लेट्स सी यहाँ पे ले लिया है, ठीक है जी। तो हमें बताना है इस कैविटी के अंदर इस स्फीयर की वजह से अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा। अगर कैविटी ना होती और ये अंदर वाला पॉइंट होता, कैविटी ना होती और इसके अंदर है, देखो अगर आप ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट है ना, ये पी पॉइंट जो भी होगा यहाँ, इसको आप पी पॉइंट मान लो, ये पॉइंट अगर थोड़ी देर कैविटी को भूल जाओ, ये पी पॉइंट इस स्फीयर के अंदर ही तो है, ठीक है। तो मैं देखूंगा, सपोज करो इस ओरिजिनल सेंटर ओ से ये कितनी दूर है, सपोज करो इसकी डिस्टेंस है r1, और कैविटी के सेंटर से ये कितनी दूर है, सपोज करो उसकी डिस्टेंस है r2, समझ गए आप। पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, पी पॉइंट पर, तो हाउ वी कैन कैलकुलेट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे। अब चूंकि दोस्तों इसमें कोई चार्ज नहीं है अंदर, क्योंकि ये कट करके बाहर निकाल दिया था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का हम यूज करेंगे, आराम से, कोई टेंशन नहीं है, निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका आप ये भी समझ सकते हो कि चूंकि ये पार्ट कट करके आपने बाहर निकाल दिया, ठीक है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि देखो ध्यान से, कि ये वाली कैविटी आपने क्रिएट की, ठीक है, ये इसका ओरिजिनल सेंटर है, ये कैविटी का सेंटर है, कैविटी के सेंटर को आप मान लो ओ डैश, इसको मान लो, और ये डिस्टेंस मान लिया आपने ए, इसके अंदर एक पॉइंट ले लिया पी, यहां से डिस्टेंस है उसकी r2, और इस ओरिजिनल सेंटर से डिस्टेंस है उसकी r1। तो हम चाहते हैं इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, ठीक है। अगर मैं ये मानूं कि यहाँ कैविटी क्रिएट हो गई, तो हमने एक ऐसा कैविटी के साइज का एक ऐसा बिल्कुल देखो इस पे चार्ज पॉजिटिव है, तो नेगेटिव चार्ज वाला डेंसिटी तो सेम ही रहेगी भाई, पूरी की जो बॉडी की डेंसिटी है उसमें से कितना भी पार्ट कट करके बाहर निकाल लो, डेंसिटी तो सेम ही रहेगी कांस्टेंट, तो इसकी नेगेटिव डेंसिटी वाला एक पार्ट यहाँ सुपर इम्पोज कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि प्लस ये पहले से ही, अगर माइनस उतना ही रख दूं तो जीरो हो जाएगा टोटल फील्ड, उसकी वजह से, तो उसकी वजह से जो टोटल इफेक्ट आएगा तो जीरो आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, ऐसे इमेजिन करो कि इतने ही साइज का नेगेटिव डेंसिटी वाले का पोर्शन मैंने यहाँ रख दिया, ऐसे इमेजिन कर लो, ठीक है। मैंने इमेजिन किया कि इसके बाहर जो है ये प्लस है, ठीक है सर, ये तो है ही ऑब्वियसली, ये तो ऑब्वियसली है, इसके अंदर माइनस वाला ये इमेजिन कर लिया कि सपोज करो ये पॉइंट एक ऐसे छोटे से कैविटी में है, एक ऐसे स्फीयर है ये छोटा सा ये वाला, जिसके अंदर एक पॉइंट है और उस पर नेगेटिव डेंसिटी है, ऐसे समझो, क्योंकि इस बाहर वाले पे तो प्लस है, इस पे हमने मान लिया नेगेटिव डेंसिटी है, ठीक है। अब देखो पॉइंट पी पे विजुअलाइज करो ध्यान से, नेगेटिव वाली ये जो अंदर वाली है इसका फील्ड इधर को आएगा कि नहीं, और ये जो पॉजिटिव वाली है इसका फील्ड, ये यहां से अगर सेंटर से देखूं इसका फील्ड कहीं इधर जाएगा, अगर इसको मैं 1 मान लूं और इसको 2 मान लूं तो ये E1 जाएगा और इधर जाएगा E2, ठीक है। तो इस पॉइंट पे नेट फील्ड निकालने के लिए वेक्टर के अकॉर्डिंग नेट पी पॉइंट पे आप लिखोगे स्फीयर की वजह से प्लस कैविटी की वजह से, ये है स्फीयर की वजह से प्लस कैविटी वाले पोर्शन की वजह से, तो आप लिखना बॉस, आप लिखना
देखो स्फीयर की वजह से देखते हैं पहले। अगर आप सब कुछ भूल जाओ कि ये कैविटी है क्या है, कुछ भी नहीं है, बस ये देखो कि इस पॉइंट की लोकेशन क्या है, ये बड़े वाले स्फीयर के अंदर है, तो इंटरनल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। याद करो इंटरनल वाला फॉर्मूला डेंसिटी में क्या हुआ करता था, जो मैंने यही लिखा था इसके लिए। अगर ये इंटरनल पॉइंट होता तो इंटरनल में डेंसिटी के टर्म्स में रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट होता था। आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट, तो आप लिखोगे रो ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट आर, और यहां से लेके यहां तक ये जो डिस्टेंस है ये आर वेक्टर है, तो इसको आप लिख सकते हो आर वेक्टर, अगर वेक्टर में लिखना है, ठीक है, आर वेक्टर। फिर इसको देखो, चूंकि प्लस जब इसकी वजह से निकालोगे तो चूंकि ये पॉइंट ऑलरेडी इस वाले छोटे वाले स्फीयर के अंदर है, छोटी वाली जो कैविटी जिसमें कट करी है आपने, छोटा सा पॉइंट ये जो आपको नजर आ रहा है वो ऑलरेडी उसी के अंदर है, मतलब यहाँ देखो। तो और इसकी डेंसिटी हमने कैसे मान ली, नेगेटिव, तो भाई ये इसी के अंदर है, तो इसी की वजह से यहाँ पे आएगा कितना, रो, डेंसिटी सेम है लेकिन कैसी है सर, नेगेटिव, और उसकी डिस्टेंस क्या है यहाँ से यहाँ तक, R2। अगर ये R1 मानी है तो ये R2 और डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, मतलब अल्टीमेटली ये पॉइंट ये छोटे वाले के अंदर भी है और बड़े वाले के अंदर तो है ही। तो दोनों के लिए जो फॉर्मूला यूज करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो इंटरनल पॉइंट वाला यूज करोगे, ठीक है, और यहाँ पे पुट कर दोगे, तो E एट P आपके पास रो ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट बाहर आएगा, अंदर बचेगा R1, ये माइनस की वजह से हो जाएगा R2, ठीक है। एंड A इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ सेंटर, ये है O डैश, ये है O, और ये डिस्टेंस दोनों सेंटर के बीच रहेगी कांस्टेंट, ये थोड़ा ही चेंज होगी। भाई पॉइंट आप यहां रख सकते हो, यहां रख सकते हो, पॉइंट की लोकेशन चेंज हो सकती है इससे भी और इससे भी, लेकिन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही रहेगी। कैविटी एक बार आपने बना दी तो यहां से उसका जो सेंटर होगा तो कांस्टेंट ही रहेगा। हाँ, पॉइंट आप यहां मानो या यहां मानो, देखो ये डिस्टेंस कम हो गई और इससे भी डिस्टेंस चेंज हो जाएगी, मतलब पॉइंट की लोकेशन दोनों सेंटर से अलग अलग हो सकती है पर दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी बॉस, ठीक है। तो ये हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, कैसे सर, देखो वेक्टर आता है आपको, वेक्टर नो प्रॉब्लम, देखो ध्यान से, पॉइंट P ये रहा, कैविटी का सेंटर यहाँ पे है, ये रहा O डैश, और ओरिजिनल सेंटर यहाँ पे है, और ये डिस्टेंस है A, ओरिजिनल सेंटर ये देख लो, ओरिजिनल ये रहा कैविटी का सेंटर, तो यहां से जो डिस्टेंस का वेक्टर होगा A, और इससे जो इसकी डिस्टेंस है इस पॉइंट P की, उसका वेक्टर कितना मान लिया हमने 2, ठीक है, तो इससे इसका कितना होगा R1। अब देखो ध्यान से देखो, इस A वेक्टर का हेड और O डैश से R2 वेक्टर की टेल एक जगह है, तो वो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, मतलब इस A वेक्टर का हेड और इस वाले R2 वेक्टर का देख लो यहाँ पे टेल मिल रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, A वेक्टर प्लस R2 वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू, इनका रिजल्टेंट ये होगा अब ये R1 वेक्टर, तो दिस शुड बी R1 वेक्टर। तो आप लिख सकते हो दोस्तों, इसको परे लेके जाओ, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, मतलब इसकी जगह मैं A लिख सकता हूं। तो यहाँ देखो, तो E पॉइंट पे, P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, मैं लिखूंगा A वेक्टर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है। कैविटी के अंदर कोई भी पॉइंट कहीं भी रख दो कैविटी के अंदर, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ये होगा, ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है, और ये जो डिस्टेंस है ये भी कांस्टेंट है, क्योंकि ये वेरी नहीं करेगी। यहाँ पे R1 और R2 तो है नहीं कि वेरी करेगा, ठीक है, A है तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया, यानी कैविटी के अंदर हर पॉइंट पे, इस कैविटी के अंदर कहीं भी ले लो पॉइंट की लोकेशन, कहीं भी कैविटी के अंदर, अगर आपसे आज के बाद क्वेश्चन पूछा जाए कैविटी के अंदर किसी भी पॉइंट पे इस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो हमेशा ये होगा, बस डिस्टेंस याद रखना, उस क्वेश्चन में डिस्टेंस याद रखिए दोनों सेंटर के बीच में, ये होगा यूनिफॉर्म। ये कैसा है, यूनिफॉर्म, कांस्टेंट होगा। और ये चूंकि आंसर आ रहा है, जीरो तो नहीं है, वैसे देखने से पता चलता है कैविटी के अंदर चार्ज नहीं है तो सर जीरो होगा, नहीं, ये भी तो देखो उसके बाहर चार्ज है, ठीक है, पूरे वॉल्यूम में चार्ज है, ठीक है, तो नॉन जीरो होगा, नॉन जीरो, याद रखना हमेशा, पहला आंसर यही दिखता है अदरवाइज दिमाग में, ठीक है, कि यार सर कैविटी के अंदर तो चार्ज ही नहीं है तो वहां तो जीरो होगा, नहीं, इसका इफेक्ट नहीं जाएगा, तो वहां पे सुपर इंपोज करेंगे हम, ठीक है। तो दिस इज द रिजल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि किस तरीके से मैंने कंसेप्ट अप्लाई किया है और कैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ये सारे कंसेप्ट हमने बढ़िया तरीके से डिस्कस कर लिए, आपके सामने है। इतनी चीजें अगर आप अच्छे से करके जाओगे, प्रैक्टिस करके जाओगे न्यूमेरिकल की, फिर कोई नहीं रोक सकता आपको सिलेक्ट होने से, आपके क्वेश्चन सही होने से, ओके। आप 100% क्वेश्चन सही करके आओगे, बस प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना, मस्त तरीके से मचाते रहो, मस्त तरीके से कॉन्सेप्ट सीखते रहो, उनको अप्लाई करते रहो, आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बिल्ड करेगा, और मैं आपको साथ नहीं छोड़ने वाला, आपको हर चीज ऑसम तरीके से सिखाऊंगा। ये टारगेट है मेंस और नीट के एंट्रेंस के लिए, ओके, एंड ऑल द बेस्ट।